सफ़ेद सोना निकलता है विदर्भ में और उसके कारखाने पश्चिम महाराष्ट्र में हैं। हमारे यहाँ का जो हालात है, हमारे यहाँ के जो तरुण वर्ग है, जो सुशिक्षित है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर पुनः बम्बई जाकर वो काम करता है, वहाँ पे रोजगार ले जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारा रोजगार नहीं मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हम हैं आज दिल्ली के जंतर मंतर पर और पृथक विदर्भ राज्य की घोषणा करो की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया पीबीआई पॉलिटिकल पार्टी है जो ये मांग को उठा रही है और पूरे जोर शोर से उठा रही है। इसके साथ अन्य भी मुद्दे हैं, हम इसी विषय पे बात करेंगे। मैं बता दूं, विदर्भ का वो क्षेत्र है जो 1930 से विदर्भ राज्य की मांग के लिए आंदोलन चल रहा था। 1960 के अंदर पश्चिमी महाराष्ट्र के और विदर्भ के लोगों में समझौता हुआ और महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र मिला दिया गया। विदर्भ का जो रीजन है बहुत फार्मर बहुल क्षेत्र है, जहाँ पे किसान बहुत हैं और कुछ हिस्सा उसके अंदर हम पूर्वी महाराष्ट्र का क्षेत्र कहलाता है विदर्भ का। और बहुत ही ऐसी स्थिति है वहाँ पे कि किसानों की स्थिति बहुत खराब है। लगातार प्रयास होते रहे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आई, लेकिन ढाक के तीन पात। आंदोलन के नाम पर बहुत से नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन विदर्भ अभी भी अपनी वही मुश्किलें दोहरा रहा है या मुश्किलों का सामना कर रहा है। नई पॉलिटिकल पार्टी है, नए विचार हैं, नई सोच है, क्रांतिकारी विचार हैं। मैं कहूँगा कुछ तो चीज़ें बिल्कुल एकदम नई हैं, जो एकदम ऐसा लगता है कि कुछ नया तो है। क्या नाम है आपका? और आचार्य संतोषानंद अवधूत। कहते हैं कि धर्म तो व्यक्ति के उत्थान की बात होती है, लेकिन जब देश के उत्थान की बात आती है तो राजनीति में भी धर्म का पदार्पण होता है। आपकी वेशभूषा से तो आप संत लगते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो बहुत आरोप प्रत्यारोपों की चीज़ होती है। पॉलिटिकल पार्टी चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे करेंगे राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच में? ये राजनीतिक पार्टी आध्यात्मिकता पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। ये कोई सत्ता के लोभ से इस पार्टी का निर्माण नहीं हुआ है। ये पार्टी इस चीज़ को महसूस करती है कि अगर मनुष्य अपने आचरण से शुद्ध और पवित्र नहीं है तो कभी भी वो जनता का कल्याण नहीं कर सकता है। आज राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, बल्कि अगर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा भी कहता है, अरे भाई हमसे राजनीति मत करो। मैंने राजनीति को आज अच्छे अर्थ में नहीं लिया जाता है। राज करने की नीति होता है राजनीति। राजनीति का अर्थ ही राज करने की नीति। अगर सेवा नीति होता शब्द ही गलत है वो। हाँ, तो राजनीति का माने है नीति परायण राज। हाँ, जो नीति राज हो, नीतियों का राजा। राज क्यों सेवा क्यों नहीं? राज इसीलिए कि समाज ने अपने प्रबंधन के लिए एक व्यवस्था बनाई है जिसको राज कहा जाता है, शासन कहा जाता है। क्योंकि हर जगह की एक व्यवस्था चाहिए, स्कूल को भी चाहिए, कॉलेज को चाहिए, सारी गांव को चाहिए, ग्राम पंचायत। तो सेवा की व्यवस्था नहीं हो सकती। राज शब्द से बहुत आपत्ति है। स्वराज तो चलता है कि स्वयं पे राज करो, लेकिन जब दूसरे पे राज करने की बात होती है तो वहाँ तो अलग ही कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। तो वो राज का तो राजनीति का शब्द ही साफ साफ कह रहा है कि राज करने की नीति। देखिए, हमारे देश में भगवान कृष्ण हुए थे 3500 साल पहले, और उस वक्त राजा की बात ही को कानून माना जाता था। कोई कानून की किताब से राजा काम नहीं करता था। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, राजा को भी नैतिकवान होना पड़ेगा, धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। चाणक्य नीति और विदुर नीति में से कौन सी नीति की तरफ इंगित कर रहे हैं? चाणक्य में तो सब कुछ गलत जायज सब सही है, और विदुर में तो बहुत नीतिवान थे, बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा नीतिवान होंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। देख रहे हैं कितने कम लोग हैं। और राजनीति का मतलब है जीत। अगर जीत नहीं सकते तो सब व्यर्थ है, सारा प्रयास व्यर्थ है। जैसे सिस्टम बना हुआ है तो समाज सुधारने के लिए आदर्श की बात हो सकती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में आप आ रहे हैं तो राजनीतिक चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। राजनीतिक जो लोगों को भगवान कृष्ण का जो मार्गदर्शन है, क्योंकि उनने तो सब किया था। मेरी बात समझ लीजिए। अभी राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, आज के बैकग्राउंड में आप कह रहे हैं, वो जरूर राजनीति पटरी से हट गई है, लेकिन राजनीति लंद फंद की, झूठ सच की,
और मैनिपुलेशन की, तिकड़मबाजी की, इन चीज़ों को राजनीति नहीं कहा जाता है। इसको प्रयोग किया जा रहा है इसको सुधारने के लिए कि ये राजनीति सही स्वरूप में आए। जो भगवान कृष्ण ने कहा कि कपट नीति, कूटनीति कब प्रयोग करोगे? धर्म के लिए संग्राम काल में। सामने वाला अगर कपट नीति प्रयोग कर रहा है और आप धर्म नीति करोगे तो आप हार ही जाओगे। नहीं, धर्म कृष्ण कई बार भगवान कृष्ण को भी कपट करना पड़ा था। नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, आप पूरा सुनिए था ना, अश्वत्थामा मारा गया। ये जो कूटनीति और कपट नीति केवल संग्राम काल में, अभी धर्म के लिए जो कृष्ण ने किया वो धर्म के लिए संग्राम काल में किया, ऐसे नहीं। तो आप भी तैयार हैं उसके लिए? क्यों नहीं? ये कांटे से कांटा निकाला ही जाएगा। कांटे से कांटा निकाला जाएगा, लब्बो लुआ भी ये है। मैं आता हूँ आपके पास, बहुत जबरदस्त बात कही इन्होंने। मैं बिल्कुल बात करूंगा एक एक करके। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमीरी रेखा की बात कर रहे हैं आप। गरीबी रेखा तो सुनी थी हमने, गरीबी रेखा है देश के अंदर जो दिखाती है गरीबी कितनी है। अमीरी रेखा से क्या तात्पर्य है आपका? अमीरी रेखा से ये तात्पर्य है कि अगर एक लिमिट हो जाए कि एक आदमी के पास में कितना पैसा होना चाहिए, कितना संपत्ति होना चाहिए, उससे जो है करप्शन रुकेगा, बेईमानी रुकेगा। क्योंकि एक लिमिट होना चाहिए कि हमारे पास में जो है 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 करोड़। रसिया वाला आप कॉन्सेप्ट तो नहीं ला रहे हैं जो रसिया में था, सोवियत संघ में था कि भाई सबकी नहीं, गरीबी रेखा के बारे में मैं बताता हूँ कि जो गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा का मतलब है कि गरीब है तब ना गरीबी रेखा है। तो हम गरीब क्यों रखना चाहते हैं? हमें गरीबी मिटानी है, इसीलिए सबको न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी देंगे हम कि हर आदमी को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये 5 कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं सबकी गारंटी हो। और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की गारंटी के साथ जिसको हम कुछ विशेष सुविधाएं देंगे, वो मैंने एक सीमा रखेंगे कि इससे ज़्यादा संग्रह नहीं कर सकता है, क्योंकि जो 7 अरब आबादी है पूरे विश्व की, मतलब जो अमीरी और गरीबी के बीच में खाई हो बढ़ती जा रही है, जो अरबपतियों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और पैसे का अंतर बहुत ज़्यादा और सारी वेल्थ कुछ लोगों के पास सिमट गई है, उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब कि इससे गरीबी नहीं मिट रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अमीरी बढ़ रही है। हाँ, अमीरी कुछ लोगों की बढ़ रही है। पहले हमने 2-3 साल पहले ज्यादा लोग अमीर हों, कुछ लोग अमीर ना हो, ये अलग बोलो। सभी अमीर हो, सभी अमीर हो, कहने का मतलब है सभी अमीर हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, कोशिश हो ऐसी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, डिसेंट्रलाइज हो। आप विदर्भ से आए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। विदर्भ से आए हैं आप, क्या हालात है वहाँ के? विदर्भ में बहुत बेहाल है, सब लोगों के बेहाल हो रहे हैं वहाँ पर। वहाँ का तो एक विदर्भ के बारे में सोचा जाए तो ये विदर्भ का जो वहाँ पर जो अन्याय हो रहा है विदर्भ के पास क्या नहीं है। विदर्भ खनिज संपत्ति विदर्भ के पास है वहाँ पे, लेकिन विदर्भ महाराष्ट्र में विदर्भ है तो विदर्भ महाराष्ट्र से हम अलग चाहते हैं। हम 1960 में महाराष्ट्र में आया, लेकिन कुछ हिस्सा तो थोड़ा बहुत तो अभी एमपी से भी पहले था। अभी विदर्भ का किसी भी हिस्सा किसी भी राज्य में नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी केवल महाराष्ट्र में विदर्भ का हिस्सा है। 1960 के बाद बाद में पूरे महाराष्ट्र में है। तो जो विदर्भ जो है, विदर्भ में वहाँ पे खनिज संपत्ति है, जो 26 प्रकार की खनिज संपत्ति है, उसमें 23 प्रकार की खनिज संपत्ति विदर्भ में है। और विदर्भ के खनिज संपत्ति के भरोसे पश्चिम महाराष्ट्र में उसके जो कारखाने हैं वो पश्चिम महाराष्ट्र में चल रहे हैं। आज मतलब पूर्वी महाराष्ट्र पिछड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र जो मुंबई वाला इलाका है वो डेवलप डेवलप हो रहा है और मतलब उनके ऊपर डेवलप हो रहा है और उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। वो डेवलप होने, वो विदर्भ के भरोसे पर डेवलप हो रहा है। वो भी तो कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया हमारे पास है, वहाँ से चीजें आती हैं। कुछ नहीं है, यहाँ बिजली यहाँ पर बनती है, एक दूसरे का पूरक नहीं है। देखिए 6300 मेगावाट बिजली विदर्भ में बनती है और विदर्भ की मांग है केवल 2200 मेगावाट की। बाकी की बिजली पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में यूज कर रहा है और उसके वजह से यहाँ पर खेती करने वालों को बीज नहीं मिल रही है और महंगा। 12 जिलों की बात कर रहे हैं आप? 12 जिलों की। हाँ, अभी नितिन गडकरी ने भी इस बात को उठाया था, लेकिन क्या ठंडे बस्ते में फिर चली गई? नितिन गडकरी तो हमने उनके पास भी गए थे ना, इसकी विदर्भ नागपुर संधि के बाद आपको लगता है कि 1960 में जो नागपुर संधि हुई थी उसके बाद आपको छला हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? विदर्भ का पहले तो विदर्भ अभी ऊपर राजधानी है विदर्भ में,
लेकिन अगर आप विदर्भ के लोगों को कुछ मांगों को लेकर जाना है तो बम्बई जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, जो करीबन 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर जाने के लिए कोई सामान्य इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता है। और नागपुर जो है सेंटर है, नागपुर में अगर हमारी विदर्भ की राजधानी बनती है तो छोटा मोटा भी किसी का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद सोना निकलता है विदर्भ में और उसके कारखाने पश्चिम महाराष्ट्र में हैं। हमारे यहाँ का जो हालात है, हमारे यहाँ के जो तरुण वर्ग है, जो सुशिक्षित है, वो पश्चिम महाराष्ट्र में जाकर पुनः बम्बई जाकर वो काम करता है, वहाँ पे रोजगार ले जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह के कारखाने नहीं है। वहाँ पे कच्चा माल बनता है, लेकिन कच्चा माल का पक्का माल बनाने के लिए वो विदर्भ में पश्चिम महाराष्ट्र जाना पड़ता है। तो विदर्भ में अगर आप कारखाने बनते हैं तो ये कारखाने बनने नहीं देते, क्योंकि विदर्भ में जो आमदार लोगों की संख्या है, सोची समझी साजिश है विदर्भ को पिछड़ा रखने की, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ आपको। तो विदर्भ की भी तो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं? जो बताता हूँ आपको, विदर्भ में केवल 62 आमदार है, 288 में से 62 आमदार है और बाकी सब आमदार पश्चिम महाराष्ट्र के हैं। तो बहुमत किसका हो गया? पश्चिम महाराष्ट्र। तो फिर बात किसकी चलेगी? पश्चिम महाराष्ट्र। तो भी विदर्भ में क्या मिलेगा अगर पश्चिम महाराष्ट्र की बात चल रही है? इसीलिए आप स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड छठी अनुसूची के अनुसार तो हमारे आमदार होने चाहिए, यहाँ डिमांड हमारे लोगों की होनी चाहिए। बहुमत अगर हमारा हो जाएगा तो हमारी सारी मांगे पूरी हो जाएगी। केवल ये समृद्धि महामार्ग बनने से केवल किसानों के काम नहीं होने वाला नहीं है। आज गांव में देखा जाए तो बहुत सारी गरीबी है। गांव के लोग सब सिटी में जा रहे हैं, पुनः मुंबई में जा रहे हैं, गांव में काम करने के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, रोज नहीं मिल रहा है। इस वजह से विदर्भ को अगर हम अलग करते हैं तो विदर्भ के बारे में वहाँ पे सोचा जाएगा, विदर्भ के लिए काम किया जाएगा, विदर्भ में कारखाने हो जाएंगे, विदर्भ में रोजगार मिलेगा और विदर्भ डेवलप हो जाएगा। और इसी वजह से हमारे कई सालों से मांग है, 100 सालों से मांग है। लेकिन जिन्होंने ये मांग को उठाए वो जो नेता वो बड़े बन गए, लेकिन विदर्भ के मांग को छोड़ दिए। हमारे जो महाराष्ट्र के अभी ऊपर मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उन्होंने 2014 में जब इलेक्शन के लिए आए थे तो उन्होंने बोला था कि हम विदर्भ के मांग को लेकर के उन्होंने चुनाव वोट मांगे थे, लोगों ने चुनाव वोट दिए, वो चुन कर आए, लेकिन विदर्भ को छोड़ दिए। वो उस वक्त बोले थे कि जब तक लगातार ये लगातार बात होती है कि छोटे स्टेट्स होते हैं वो अच्छे होते हैं। बीजेपी भी ये बात कहती है कि उनका प्रबंधन अच्छा होता है, उनका विकास अच्छा होता है, मॉडल छोटे स्टेट्स का बहुत बढ़िया। फिर क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत सारे बने छोटे, तेलंगाना अभी बना है, रिसेंटली बना है, अभी आपको आंध्रा से निकल के, और बहुत सारे राष्ट्र बने। तो विदर्भ तो बहुत पुरानी मांग है। जब भाजपा कर रहा था कि विदर्भ अलग होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो शिवसेना थी, शिवसेना उसके विरोध में थी। शिवसेना के विरोध होने की वजह से भाई हमारा फिर हमको ये शासन से बाहर निकलना पड़ेगा, इसलिए वो शिवसेना से डर करके वो विदर्भ की उस वक्त मांग नहीं किए। राष्ट्रवादी भी उसके विरोध में था, कांग्रेस भी उसके विरोध में था। इस वजह से कोई भी पार्टी विदर्भ को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। और इसी वजह से विदर्भवादी जो लोग हैं, वहाँ की जनता चाहती है कि विदर्भ अलग होना चाहिए। लेकिन ये जो राष्ट्रीय पक्ष है वो राष्ट्रीय पक्ष इस बात को लेने वाले नहीं है। इस वजह से हम सारे लोग इस विदर्भ को लेकर के एक हो चुके हैं। और अभी देखो महाराष्ट्र में अपने पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हुआ, दादाजी पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हुआ, वहाँ पे एक मुद्दे पर ये भाजपा के सभी आमदार गिर गए। क्यों? कि वहाँ पे पुरानी पेंशन योजना 2005 के बाद लोगों उन्होंने बंद कर दिए। 2005 के बाद बंद पूरे देश का ये हाल है। एनपीएस की आ गई है, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया और पूरे देश के कर्मचारी जंतर मंतर पे आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। वो भी एक अलग विषय, वो ऐसा वो लोकल विषय नहीं है, वो पूरे देश का विषय है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो किया गया था उसी को कांग्रेस ने भी ओके किया और मोदी सरकार ने भी ओके किया। पूरे जो है वो आमदार गिर गए इस वक्त पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर के। फिर इनको पुरानी पेंशन योजना नहीं है तो फिर नेता लोगों को क्यों पेंशन देनी चाहिए? नेता लोगों की बात हो रही है, लगातार ये बात हो रही है, नेताओं को 2-2, 3-3 पेंशन्स मिलती हैं, 4-4 पेंशन्स मिलती हैं, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ नहीं है। और नई पेंशन योजना का तो दायरा बढ़ता चला गया। पहले तो कुछ सेक्टर में थी, बाद में मनमोहन जी आए तो उन्होंने तो और भी करा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ सेक्टर में किया था, मनमोहन सिंह ने उसको बहुत सारे सेक्टर्स में लागू कर दिया और बाजार के भरोसे छोड़ दिया गया लोगों को, उनकी पूंजी को। बहुत दिक्कत का विषय है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो प्राउडेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया, प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया
कैसे इनको आगे ले जाएगी और किस तरीके से आपको क्या लगता है, और 2024 में क्या तैयारी है आपकी? दो चीज़ जरूरी है। आज जो इस राजनीति समस्याओं से घिरी हुई है, उसमें दो चीज़ लाने से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक तो राजनीति केवल नैतिकवानों के लिए ही हो, तो करप्ट और ये कैसे तय करेंगे कौन नैतिकवान है? ये पहले प्रिंसिपल में तो तय करें, सिद्धांत लें, तब न व्यवहार में जाएंगे। लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए जो अभी तक 28 लाख रुपया मान लीजिए अभी है एमएलए के चुनाव के लिए, अब 28 लाख। कहते हैं युद्ध और प्यार में सब जायज है, राजनीति और युद्ध में सब जायज है, और आप वहाँ नैतिकता कहेंगे तो नैतिक आदमी तो टिक नहीं सकता 2 दिन। हाँ, 2 दिन टिक नहीं सकता। उसमें कोई आरोप लगा दिया जाएगा, बेचारा छोड़ के चला जाएगा वो। हाँ, वो उसका तो मन आहत हो जाएगा, कोमल होता है वो तो। मैं 15 साल जेल में रहा हूँ, लेकिन 1 सेकंड नहीं हिला मैं। ये मनोबल आपका तभी मालूम होगा जब विपरीत परिस्थिति से जूझना पड़ेगा। आपका उद्देश्य जब जनता का हित है, तो जब तक कोई हित पूरा नहीं होता है तब तक आपका मनोबल मजबूत ही रहना चाहिए। मनोबल मजबूत रहना चाहिए। सुन लीजिए, ये आप नैतिकवानों का शासन लाने का उद्देश्य अगर मन में है तो जरूर आएगा, जरूर आएगा। बहुत गहरी बात कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और एक इंटरव्यू तो काफ़ी नहीं है कि सारी बातें रखी जाएं, लेकिन मेन जो बात है विदर्भ का मुद्दा बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, अपनी पार्टी की बात अच्छी तरह से रखी। एक और बात, दूसरी बात जो है वो है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र। अभी देश में राजनीतिक लोकतंत्र है। अगर हर व्यक्ति को आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं आप, आर्थिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी हमें मिली, आर्थिक आज़ादी नहीं मिली, नहीं मिली। हाँ, ये कह रहे हैं। तो ये अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आती है तो इससे जब हर आदमी अपने पैर पर खड़ा होगा, हर आदमी की न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होगी, तो ये जो आप हेरा फेरी देख रहे हैं ना, गड़बड़ी देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक अन्याय भी है। कह रहे हैं आर्थिक अन्याय की बात कर रहे हैं। असल में बात ये है कि सरकारें जब टैक्स लेती हैं तो कोई भी इंसान बच नहीं सकता उस टैक्स से। तो इनका कहने का मतलब है सरकारों की भी कुछ जिम्मेवारियां हैं जिससे वो बच नहीं सकती। जो न्यूनतम जिम्मेवारियां हैं वो सरकार को गारंटी देनी ही पड़ेगी। ये कहने का मतलब इनका लब्बो लुआब ये है कि अगर आप गारंटेड हम पैसा दे रहे हैं आपको, तो आप भी गारंटी दो कि हम में से कोई भूखा नहीं रहेगा, हम में से कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, और बहुत सारी बातें करें, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, न्यूनतम, ज़्यादा नहीं। अगर मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे करोड़ों कमाना है तो मैं अलग एफर्ट करूंगा, लेकिन अगर मुझे रोटी खानी है तो टैक्स तो हम सब दे ही रहे हैं, तो वो कम से कम सरकार व्यवस्था करे कि कैसे ही हम भूखे ना सोएं, कोई देश में भूखा ना सोए। ये लब्बो लुआब है, अमीरी रेखा की बात हो रही है। प्राउडेस्ट ब्लॉक इंडिया लगातार जंतर मंतर पे अपनी बात को रख रही है। कितनी समझ में आती है आपको, ये आपके ऊपर है, लेकिन बात तो गहरी है। अगर बात गहरी है तो दूर तक जानी चाहिए। आपको लगता है इनकी बात अच्छी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।